चलिए, आप सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। डेस्टिनेशन कोचिंग के एयरफोर्स बैच को आजकल यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है और उसी श्रृंखला में हम आज अगली क्लास में उपस्थित हैं आपके बीच में, और कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस में हम आगे लगातार जुड़ेंगे। आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करिए और जो ना है उनको देखते जाइए, जो आ रहे हैं उनका आंसर लिख करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। देखिए, जो प्रश्न उठाए जाते हैं वो मोस्टली आपके लेवल के होते हैं और आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भी होते हैं। वही प्रश्न ज़्यादातर उठाए जाते हैं, बाकी कोई नहीं। सवाल लिखा हुआ है, तरंग की चाल 360 मीटर पर सेकंड है। तरंग की चाल 360 मीटर पर सेकंड है। फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। 500 हर्ट्ज हमको दे रखा है और पथांतर इसका दे रखा है डेल्टा एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछता है इसका कलांतर कितना होगा, व्हाट विल बी द डेल्टा फाई हियर। ऑप्शंस में हमारे पास दिया हुआ है 30, 45, 60 और डी 90। ये हमारे पास ऑप्शंस में लिखा हुआ है। v बराबर 360 मीटर पर सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, x बराबर आपका 12 सेंटीमीटर है और आपको डेल्टा फाई निकालना है। आप सभी लोग जानते हो डेल्टा फाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई डेल्टा x अपॉन लेम्डा। ये फार्मूला होता है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई डेल्टा एक्स अपॉन लेम्डा। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो सेंटी में है और यहाँ सेंटी में काम नहीं चलेगा, तो 0.12 मीटर इसको लिखेंगे। और अब यहाँ से डेल्टा फाई आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स 0.12 बाई लेम्डा। आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ का रिलेशन आप देखिए, यहाँ का रिलेशन होता है v इक्वल टू एफ लेम्डा, तो यहाँ से लेम्डा जो आएगा वो v बाई एफ आ जाएगा बराबर लेम्डा। तो यहाँ पे आप v बाई एफ लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो यहाँ से आप डेल्टा फाई का रिलेशन निकालेंगे 2 पाई इंटू 0.12 इंटू फ्रीक्वेंसी f 500 बाई v है 360। इसके 2 जीरो इसके पॉइंट को रिड्यूस करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। ये 12 36 होगा और ये 5 छक्का 30 होगा, 2 तिहाई 6 होगा। आंसर आपका आता है डेल्टा फाई इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। और पाई बाई 3 रेडियन को अगर हम डिग्री में बोलेंगे तो डिग्री में हम उसको बोलने वाले हैं 60 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 60 डिग्री। ठीक है, मोस्टली हमने क्या सीखा, कलांतर व पथांतर में रिलेशन, डिफरेंस बिटवीन द पाथ डिफरेंस एंड फेस डिफरेंस इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ। डेल्टा फाई बराबर 2 पाई डेल्टा एक्स अपॉन लेम्डा। साथ में हम इसी के रिवाइज अगर करना चाहें तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई डेल्टा टी बाई टी होता है। यहाँ पर ये फेस डिफरेंस है, ये टाइम डिफरेंस है और ये टाइम पीरियड है। ठीक है, ये दोनों सूत्र एक साथ चलते हैं और दोनों ही सूत्र हमको वेव मोशन में पढ़ने के लिए मिलते हैं। इंटरफेरेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए आप सब ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास, देखिएगा। सेम टेम्परेचर पर तो वाष्प घनत्वों का, तो गैसों के वाष्प घनत्वों का अनुपात दिया हुआ है। सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर और 2 वाष्प घनत्वों का अनुपात दे रखा है, मीन्स D1 रेशियो D2 इक्वल टू 8 रेशियो 9। सॉरी, शायद देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, दिया है इनकी वर्ग माध्य मूल चालों का अनुपात क्या होगा।
V1 RMS बाई V2 RMS की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से हमें निकालना है अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का मान क्या होगा। तो आप सब जानते हैं अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल के बारे में, V RMS बराबर √3RT/m होता है, ठीक है। या फिर हम इसे ही पढ़ते हैं V RMS बराबर √3P/d। तो यहाँ पर से अगर हम प्रेशर दोनों का सेम है, सेम टेम्परेचर दिया हुआ है, अब सेम टेम्परेचर दिया हुआ है मतलब RT/m, RT/m की वैल्यू किसके बराबर होती है, P/d के वैल्यू के बराबर होती है। टेम्परेचर सेम है, प्रेशर वही बना रहेगा, ये वही बना रहेगा, डेंसिटी इसकी अलग अलग है d1/d2। तो V1 RMS बटा V2 RMS यहाँ पे डिपेंड कर रहा है 1/√रूट डेंसिटी के। तो ये वाली वैल्यू आने वाली है V1 RMS बटा V2 RMS बराबर √d2/d1। d2 की वैल्यू हमारे पास 9 है, d1 की वैल्यू हमारे पास 8 है। सो द रिलेशन विल बी 3:2√2। आसान सा क्वेश्चन था, हमें याद दोबारा हुआ कि VRMS का जो मान होता है गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल जो चाल होती है वो 3RT/m से निकाली जाती है। और 3RT/m को जब आप फाइनली हल करेंगे तो P/d के बराबर उसकी वैल्यू आएगी, आप ध्यान रखिएगा। समझ आ रही बात, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिपरमाणु गैस गामा बराबर 4/3 में ध्वनिकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। त्रिपरमाणु गैस या बहुपरमाणु गैस, त्रिपरमाणु गैस में इसके लिए जो गामा दिया हुआ है वो 4/3 दिया हुआ है। आप जानते हो गामा बराबर 1 + 2/f होता है। डिग्री जब फ्रीडम आप रखेंगे 6, पॉली एटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नॉर्मली 6 होती हैं, तो जब आप रखेंगे तो 4/3 आएगा, सवाल में दिया है। और इसमें वायु में जो ध्वनि की चाल दे रखी है, सॉरी वायु में नहीं, इस गैस में जो ध्वनि की चाल दे रखी है, स्पीड ऑफ साउंड जो दे रखी है वो है 332 मीटर पर सेकेंड। ऐसे मीडियम में आपको बताना है कि VRMS का मान क्या होगा। ऐसे माध्यम में आपको बताना है VRMS का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 221 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 442 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 498 मीटर पर सेकेंड। पहले तो बात समझ लीजिए, बात कैसी है। बात ऐसी है कि ये कमरा है और इस कमरे में ये कोई पॉलीएटॉमिक गैस लाइक ओजोन भरी हुई है। इस पूरे कमरे में, इस ब्लॉक में ओजोन भरी हुई है, ठीक है ना। इस कमरे का कोई रूम टेम्परेचर है, जो कुछ भी है, और ये जो गैस अंदर हमने सेडेड की है, इस गैस के लिए गामा की जो वैल्यू दे रखा है वो 4/3 दे रखा है। और इसी गैस में जो साउंड प्रोपोगेट कर रहा है, वो साउंड की जो स्पीड है दैट इज़ 332 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ रहा है इसी मीडियम की, ये जो अंदर गैस भरी है ना, इस गैस के अणुओं का VRMS क्या होगा, जिस गैस में साउंड 332 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई हमें ऐसा सूत्र लाना पड़ेगा जो V साउंड और VRMS में रिलेशन को लाता हो, V साउंड और VRMS में रिलेशन को लाता हो। तो हम जानते हैं कि किसी गैसियस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड दी जाती है गामा P/d फार्मूले से। किसी भी गैसियस मीडियम में द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय द फार्मूला
वी एस इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन डी, और वी आर एम एस इज गिवन बाई अंडर रूट 3p upon d, where density d is the density of this gas, p is the pressure of this system, which is equal in the both conditions. So you can relate the both formulas and you can create a new formula which tells us the relation between the Vs and Vrms. तो Vs and Vrms के बीच में रिलेशन हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। देखते हैं Vs बटा Vrms, ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, अंडर रूट गामा पी अपॉन डी इंटू 3p अपॉन डी, राइट। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। वी आर एम एस वी हैव टू कैलकुलेट, सो दैट विल बी अंडर रूट 3 बाई गामा इंटू वी साउंड। तो वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई गामा, गामा की वैल्यू 4/3 है, 4/3 यहाँ रखोगे तो 9 हो जाएगा, इंटू वी साउंड 332, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, दैट विल बी 3 इंटू 332/2, और ये आ जाएगा 166, ठीक है, ये आ जाएगा 166। और इसका जब आप मल्टीपल कराएंगे तो 3 18 1 19 3 1 3 1 498। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमने लिखा नहीं था, ऑप्शन नंबर डी में 221 लिखा है, 442 लिखा है, 498 लिखा है, डी ऑप्शन है 398 मीटर पर सेकेंड। सो मेरा फोकस यहाँ नहीं था कि एक न्यूमेरिकल आपने लर्न कर लिया। एक्चुअली माई टारगेट वॉज टू मेक यू श्योर या मेक यू लर्न द फार्मूला बिटवीन द फार्मूला या द रिलेशन विच टेल्स अस अबाउट द वी एस एंड वी आर एम एस। वी एस और वी आर एम एस के बीच में रिलेशन बताने वाले एक फार्मूले को हमें याद करना था, ध्यान करना था। खास बात आप देखे होंगे कि लगभग हर क्वेश्चन एक नई वैरायटी का है, ताकि हम आपको हर चैप्टर के लगभग कॉन्सेप्ट से जोड़ने की कोशिश कर सकें, ठीक है। आप इस वीडियो को जहां भी देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करके अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी झील के ऊपर जमी हुई बर्फ के नीचे का ताप क्या संभव है। देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी झील के ऊपर किसी झील के ऊपर झील के ऊपर जमी बर्फ के ठीक नीचे का ताप क्या हो सकता है। ठीक नीचे का ताप, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन में मैं पूछूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद। ये झील का लेवल है, इस झील के लेवल में, ये झील का लेवल है, मान लो यहाँ शुरू होता है, ये झील का लेवल है ये, और ये झील के ऊपर जमी हुई मोटी सी बर्फ है, ये इस तरह से। दिस इज द थिकनेस ऑफ आइस, ये बर्फ की मोटाई है, दैट इज इक्वल टू टी, ये टी मोटाई है। हमसे पूछ रहा है इसके ठीक नीचे यहाँ का टेम्परेचर क्या पॉसिबल है, यहाँ का टेम्परेचर क्या पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ भी विजुअलिटी क्लियर हो जाएगी। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दे रखा है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दे रखा है -2 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी दे रखा है कैन नॉट बी कन्फर्म्ड, ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। आप सोचिएगा कि ये एक झील है, झील के ऊपर एक मोटी सी बर्फ जमी हुई है परत, और उसके ठीक नीचे, यहाँ बर्फ के नीचे, ये बर्फ का ऊपरी हिस्सा हो गया जो वातावरण में है, और इसके नीचे का हिस्सा, यहाँ टेम्परेचर कितना हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल टेम्परेचर, झील के नीचे का संभव ताप,
क्या संभव हो सकता है। और नॉर्मली मान लीजिए बर्फ जो है जमी हुई है एक बिल्कुल आइडियल एज्यूम्ड कंडीशन में, आइडियल एज्यूम्ड कंडीशन में बर्फ जमी हुई है और उस ठीक उसकी तली पे जो है बर्फ जहाँ से शुरू होती है बनना, वहाँ का टेम्परेचर क्या हो सकता है। आप हमें लाइव चैट में जरूर बताइएगा, हम तब तक थोड़ा सा इंतजार करेंगे आपका। ए है 0 डिग्री सेल्सियस, बी है 4 डिग्री सेल्सियस, सी है -2 डिग्री सेल्सियस, डी है कैन नॉट बी कन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऑप्शन जा रहा होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस। ऑल द फर्स्ट in a first sight we can say that the minimum temperature under the ice level is 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ क्या पानी हल्का होना शुरू हो जाता है, वो तैरने लगता है। तो जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं ठंडे देशों में मछलियाँ जीवित रहती हैं, वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बट 4 डिग्री सेल्सियस इज नॉट करेक्ट आंसर, जस्ट इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, नॉट 4 डिग्री सेल्सियस। यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि ये बर्फ के संपर्क का पानी है, और बर्फ के संपर्क में 4 डिग्री सेल्सियस का पानी हो ही नहीं सकता मेरे बॉस। ये बर्फ के जो टच में है, जो बर्फ के बिल्कुल टच में है, उसके नीचे तो पानी होगा ना, पूरी तो बर्फ होगी नहीं। जहां से बर्फ खत्म होगी वहां पानी शुरू होगा, और बर्फ और पानी का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सो इट्स आंसर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अगर इसी में पूछ लेता झील की तली का टेम्परेचर, यहां पर ये मान लो झील इतनी गहरी है और इतनी गहरी है पूरी झील, और अब आपसे पूछ लेता कि इसके झील की तली का टेम्परेचर क्या होगा, यहां का टेम्परेचर, तो दैट विल बी 4 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बिल्कुल नया सा क्वेश्चन था आपके लिए। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी, सरल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल जमने पर, यानी जब जल की फ्रीजिंग होती है, जमने पर अणुओं के बीच की दूरी, आप सभी जानते हो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। ये हमें ऑप्शन नहीं कराना था क्योंकि आप सबको आता है। जल के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, मैंने क्यों बताया ये पॉइंट। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मोम आपने लिया और मोम को आपने ठंडा किया, मोम आपने जमाना शुरू कर दिया, मतलब जमाना का मतलब जमाना, जम रहा है, वो फ्रीज हो रहा है, उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो मोम जो पिघली हुई अवस्था में था, जो इसका लिक्विड था, उसका जितना वॉल्यूम था वो वॉल्यूम ज़्यादा होगा अब जब मोम जम चुका है ठोस के वॉल्यूम से। लेकिन पानी के केस में ये उल्टा है, पानी के केस में जल का आयतन जितना होगा उससे बनी हुई बर्फ का आयतन उससे ज़्यादा होगा, बर्फ का आयतन उससे ज़्यादा होगा। इसलिए हमने थोड़ा सा स्पेशली इस पर डिस्कस कर लिया है कि जल के जमने पर अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो सिंपली बढ़ती है। बाकी मोस्ट ऑफ दी क्या, ज़्यादातर समस्त लिक्विड ऐसे होते हैं जो जमने पर उनके अणुओं के बीच की दूरी घटती है। हर लिक्विड का नेचर होता है जब वो ठोस अवस्था में आता है तो सिकुड़ता है, लेकिन पानी जब ठोस अवस्था में आता है तो फैलता है। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। लिखा हुआ है वह ऊंचाई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/9 है, वह ऊंचाई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश बराबर g/9, जहां
जी बराबर ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ऑन अर्थ लेवल, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ऑन अर्थ लेवल, पृथ्वी के तल पर ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है g/9, और पृथ्वी की जो रेडियस है कुछ इस तरह से आप मान सकते हैं, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की रेडियस है, यहाँ से कितनी हाइट पर, इस लेवल से कितनी हाइट पर ऐसा होगा कि यहाँ का जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन होगा वो यहाँ के ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन का 9वां हिस्सा होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट दिस h इन द टर्म ऑफ दिस कैपिटल R या यू कैन से RE। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज R√2, R√2, सेकेंड ऑप्शन 2R, third option R/√2, and fourth option is R/2. These 4 points are given here and we have to calculate the exact answer. तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ लेवल से ऊपर जाते हैं, हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं, तो स्मॉल जी की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी तल के या ऊपर जाते हैं या ग्राउंड लेवल में नीचे जाते हैं, दोनों ही दशाओं में जो ऑब्जर्व्ड स्मॉल जी है वो घटता जाता है। तो ऊपर जाने का रिलेशन क्या है, g' इक्वल टू g/1 प्लस h बाई रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। g' की वैल्यू यहाँ पे g/9 दे रखी है, g/9 इक्वल टू g1 प्लस h बाई r होल स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट इट विल बी 1 प्लस h बाई r that equal to h equal to 2r. Very simple question and is the B option is correct. ठीक है, इस तरह से आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इस क्लास को प्लीज़ आपको शेयर करना है, अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।